नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। आज की अपनी इस क्लास में जुड़ जाइए। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। अभी राजस्थान में होने वाली हर भर्ती परीक्षा में आरबीएस की किताबों से मूल प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबीएस की कक्षा 6 से 12 तक की जो मूल रूप से किताब है उसी में से प्रश्न आते हैं। तो आपको अलग अलग किताबें न पढ़कर आरबीएस की मूल किताबें पढ़नी है। वही आरबीएस की मूल किताबों का टॉपिक वही अध्ययन हम करेंगे हम इसी चैनल पर। तो आप जुड़ते रहिए हमारे चैनल पर। और आज हम इस किताब के बारे में पढ़ेंगे। इस किताब का पहला पाठ। तो आइए बच्चों, आज के अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 का किताब का। जुड़े रहिए बच्चों हमारे साथ। हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम बच्चों इस अध्याय में हम पढ़ेंगे राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय। राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो जुड़ते यानी 1849 ईस्वी से पूर्व राजस्थान के नाम से कोई भौगोलिक प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द को प्रयोग किया। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, वो भी मौखिक रूप से। लेकिन 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटी और राजस्थान में इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। और कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं और घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें चौथा चरण था। उसी में 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द नाम रखा था। तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम मौखिक शब्द की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। लेकिन राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का लिखित प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ये ग्रंथ लिखा था द एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, इसमें इसका नाम रखा था। और राजस्थान के उसके बाद राजस्थान की रियासत के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। जैसे राजस्थान के क्षेत्र के प्राचीन नामों में उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है। मरु, धनु, जंगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। मरु और धन दोनों का अर्थ एक ही है। इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए होगा, क्योंकि जोधपुर में धोरे ही धोरे हैं, वहाँ पर मरुस्थल होने के कारण इसे मरु भी कहते और धन भी कहते। जोधपुर को पहले मरु कहते थे, फिर मरुवार कहलाया और कालांतर में मारवाड़ कहा जाने लगा। अब जोधपुर संभाग में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बालोतर ये सब मारवाड़ कहते हैं। जंगल, जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ समी यानी खेजड़ी, केर व पीलू होते हैं। तो विद्यार्थियों, जहाँ खेजड़ी, केर व पीलू होते हैं उसके लिए जंगल शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी बीकानेर और नागौर वो आसपास का क्षेत्र जंगल क्षेत्र कहलाता है। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में भी हुआ था, मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ था। इसमें अलवर, भरतपुर और जयपुर रियासतें आती हैं। और भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली का अधिकार सूरसेन राज्य में था। और सूरसेन भी महाभारत उल्लेख आता है। तो राजस्थान में एक तो सूरसेन, एक मत्स्य, ये दोनों ऐसे जनपद थे जो महाभारत में भी इसका उल्लेख हुआ था। अब भौगोलिक विशेषता के आधार पर भी नामित हुआ, जैसे माई नदी बहती बांसवाड़ा डूंगरपुर में, तो उसके कांटे पर बता प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। यानी माई नदी के किनारे के माई नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है, क्योंकि ये क्षेत्र माई नदी के किनारे कांठे पर स्थित होने के कारण, छप्पन गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है। छप्पन का मैदान है तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। और छप्पन गांवों का समूह होने के कारण छप्पन का मैदान कहते हैं। ये राजस्थान का मानचित्र है। ये जंगल है, बीकानेर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ शुरू में है, ये मांड जैसलमेर में, ये मरु मारवाड़, ये ढूंढाड़, ये मेवात अलवर भरतपुर का, ये हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ा, ये मेवाड़ है, उदयपुर है, ये वागड़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का राजस्थान के स्थानीय नाम है।
अब भैंसरौड़गढ़ यानी भैंसरौड़गढ़ से लेकर बिजुलिया तक का पठारी क्षेत्र होने के कारण ऊपर माल नाम से जाता है। बिजुलिया भीलवाड़ा भैंसरौड़गढ़ से बिजुलिया तक का क्षेत्र है, वो ऊपर माल नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ी के अतिरिक्त होने के कारण गिरवा कहलाता है। वो गिरवा उदयपुर में सबसे ज़्यादा पर्वत है, माना अरावली है, तो अरावली होने के कारण ज़्यादातर पर्वत है, पर्वत होने के कारण उसे गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम माड़ था। यहाँ गए जैसलमेर का प्राचीन नाम माड़ था। और डूंगरपुर बासठ क्षेत्र बागड़ कहलाते हैं, बागड़ कहते हैं और वागड़ भी कहते हैं डूंगरपुर बासठ का क्षेत्र। कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये कोटा बूंदी और जो कोटा संभाग में आता है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ा, ये चार संभाग ये हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध है और यह हाड़ौती बोली भी बोली जाती है। और सीकर झुंझुनू व सुरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से प्रसिद्ध है। अब राजस्थान का काल विभाजन, राजस्थान का काल यानी राजस्थान जब अस्तित्व में आया उससे आज तक यानी 2026 तक काल है, वो उसे 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। पहला है प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। यानी पहला युग प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसमें ज्ञान की कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी, यानी जब मानव लेखन यानी धरती बनी उससे लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक का काल था, वो प्राक युग में आता है। उसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी मानव की लेखन कला अपरिचित थी, उसे लिखने से नहीं जानता था। अब आदि युग है, आदि युग वो है जिसके साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन यह तो अस्पष्ट है या उसे पढ़ नहीं सकते, जैसे मन लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, ताम्र पत्र हैं, पांडुलिपियां हैं, वो उसे जैसे पढ़ नहीं सकते, यानी ये हड़प्पा सभ्यता से 600 ईस्वी पूर्व तक था। और तीसरा युग था ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग उस काल को कहते हैं जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, यानी ये 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक आता है। ये पढ़ा आप देख लीजिए, ये प्राक युग है, ये युग मन सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा था। और तीसरा ऐतिहासिक युग, ये युग 600 ईस्वी पूर्व तक वर्तमान तक जारी है। यानी प्राकृतिक इतिहास हम पढ़ते हैं, उसका पहला टॉपिक प्राग युग में राजस्थान। मानव सभ्यता उदय नदी घाटी में हुआ, क्योंकि नदी घाटी जल की प्रसूता थी, प्रसूता के कारण या अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रस्तुत मात्रा उपलब्ध होते हैं। तो विद्यार्थी आप तो जानते थे कि आज जो विकास हो रहा वो पुराने समय में ऐसे विकास न था, न ही सड़कें थी, न ही पानी की सुविधाएं थी, न ही परिवहन था। इसीलिए लोग नदी घाटियों के किनारे बसे रहते थे ताकि जल की सुविधा हो सके और जल के साथ ही कुछ छोटे मोटे वनस्पति होती उस पर जीवित रहते थे। सघन वनों के कारण हेतु मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, जैसे मरुस्थल है, ये मारवाड़ है, ये जंगल है, ये मरुआ फिर, लेकिन किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थल भूमि में समुद्र विद्वान था। लेकिन विद्वान मानते हैं आज मरुस्थल है जहाँ पहले समुद्र था और सरस्वती तथा दस्वती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यहाँ पर माना जाता है कि यह समुद्र था और पहले यहाँ पर आकर नदियाँ गिरती थी मरुस्थल में। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा प्रयुक्त थी। ये कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म से प्राचीन भू होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता हुई है, मानव सभ्यता उद्भव काल है, उसको भी 3 भागों में बांटा, इतिहास को भी 3 भागों में बांटा था, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। उसी प्रकार मानव सभ्यता भी 3 भागों में बांटा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल होती है, ये राजस्थान को उदय कब हुआ इसका निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है, मैंने उस प्राक ऐतिहासिक युग की तरह भी इसके बारे में कोई लिखित ज्ञात नहीं है, मूल रूप से सही नहीं कह सकते। लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों हुए उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से कावाटर पत्थर के अनेक उदाहरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विधान थी। तो देखिए विद्यार्थी कितना माना जाता है कि आज से 2 या 1.5 लाख पूर्व वर्ष पहले यह संस्कृति विधान थी। अब ये थोड़ा इसके बारे में बताया, ये पढ़ने की मूल रूप से 80% खास करके नहीं बनते। ये ऐसे थोड़ा देख लेना कि मैंने इसमें किसने खोजा था, कौन सी सामग्री निकाली, लेकिन ये मेन कोई मुख्य बात नहीं है।
अब ये मध्य पाषाण काल है, ये भी मानव सभ्यता की कर्मी विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल कह देते हैं। मैंने उस पूर्व काल और ऐतिहासिक काल के बीच का काल मध्य प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़गढ़ की बेड़स नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित होते हैं। इसमें उपकरण मिले थे जैस्पर, एंगेंट, सर्स, कार्नेलियस, क्वार्टरजाइट, डेक्सोट आदि पाषाणों से बने, जिसमें ब्लेड, ग्रेवर, ट्रायंगल, कसेन, ट्रिपल, स्पेक्टर, पाविटर आदि उल्लेखनीय पत्थर के बने छोटे उपकरण माइक्रो लघु पाषाण कहते हैं। तो आप याद रखना था, ये मध्य पाषाण काल हुआ। अब पूर्व पाषाण काल था, इसमें तो मानो कोई लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं थे। अब ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में बस तो ये मिले थे, आप नोट्स करते हैं ना, जैस्पर, एंगेंट, सरस, कार्नेलियस, क्वार्टरजाइट, कैल्सेडोनी आदि उपकरण मिले, जिसमें ब्लेड, इंग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, स्पेक्टर, पाविटर आदि उल्लेखनीय हैं। अब उत्तर नव पाषाण काल है, ये भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नव पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थान से उत्तर पाषाण काल सभ्यता अनेक उपकरण प्राप्त हुए। लेकिन आपको ये काल है, ये मुख्य रूप से पढ़ने की इसी खास कोई माने, इससे ज़्यादातर प्रश्न नहीं बनते हैं। अब ये धातु काल है, धातु काल भी राजस्थान हुआ। धातु काल के बारे में मुख्य देख लेते हैं। पहला ताम्र पाषाण, आपको बस दिख तो रहा ही है पूरा। ताम्र ए पाषाण, ताम्र ए ताम्र कांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण ये ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। जैसे राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल में गणेश्वर, सीकर में, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलूड, राजसमंद, आहड़ व जाडोल, उदयपुर, पिंड पांडलिया, चित्तौड़गढ़, कुराड़, नागौर, साबणिया व पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़दोद व सीतवाड़ी, जयपुर, एलाना की गुफाएं, जालोरा, बुड्ढा पुष्कर, अजमेर, कोलमावती, सभी मध्यपुर, मल्हा, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है ताम्रकाल। अब ताम्रकाल में लोह काल है, तो ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे के ज्ञान उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरी घटना है। अब लोह काल आया था, लोह काल में राजस्थान के नोह, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड टोक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के अनेक समय के हथियार और उपकरण मिले थे। जोधपुरा इस सोनार से लोहे को गलाने की भट्टिया और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। रेड को लोह सामग्री प्रस्तुत प्राचीन भारत का राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो कहते हैं रेड, कहते हैं रेड कहाँ पर है? टोक में है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लोह सामग्री की अधिक मात्रा के कारण राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। अब लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में सलेटी रंग की सितरी मर्दफंड संस्कृति का उदय हुआ था। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर में, सोनारी, झुंझुनू में, नुहो आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और राजस्थान की सभ्यता के बारे में पढ़ते, यह महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक वही पढ़ना है आपको, लाइन टू लाइन याद रखनी है, हर लाइन टू लाइन इसमें प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में बात करें, कालीबंगा सभ्यता, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्राचीन सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में गंगर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, राजस्थान में है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अब कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है? वर्तमान में गंगर नदी के किनारे है। पुराने समय में सरस्वती नदी के किनारे थी। कितनी पुरानी थी? ये तो 6000 पुरानी थी। इस स्थल का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि आपको बता दे, इस स्थल का उत्खनन हुआ था, तब यहाँ पर मिली काली सूढ़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ सूढ़ी होता है, कि हनुमानगढ़ का क्षेत्र पंजाब राज्य से भी लगता है, इसलिए वहाँ पर पंजाबी बोली का प्रभाव पड़ता है। और बंगा को वहाँ पंजाब में सूढ़ी कहते हैं, इसलिए काले का मानो काले रंग की
और बंगा मालूम होती सूढ़ी यानी काली सूढ़ियाँ मिली थी, इसके नाम इसका नाम पड़ा था कालीबंगा। अब कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और 1961-62 में बी लाल और बी के थापरदार ये उत्खनन कार्य कर गए थे। अब कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1952 में अमलानंद घोष ने की और उसकी खोज 1961-62 में बी लाल और बी के थापर ने करवाया था। अब कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी है? वर्तमान में गंगा नदी के किनारे है। पहले कौन सी नदी थी? पहले तो सरस्वती नदी थी। कितनी पुरानी है? 6000 वर्ष पुरानी है। इसका कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह खुदाई में मिली काली सूढ़ी के नाम इसका कालीबंगा पड़ा था। अब कालीबंगा की खोज किसने की? सर्वप्रथम सन 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और उसका कार्य उत्खनन कार्य सन 1961-62 ईस्वी में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में हुआ था। अब उत्खनन में इस सभ्यता की 5 स्तर सामने आई। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थी और वही तीसरी, चौथी, 5वीं स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री की समान और समकालीन थी। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। सुव्यवस्थित माने जितनी भी संस्कृति होंगी, चाहे राजस्थान या विश्व का इतिहास क्यों ने देख ली, जितनी भी संस्कृति मिली थी उसमें कालीबंगा संस्कृति थी वो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। यह मकान बनाने में ईंटों को धूम में पकाकर प्रयोग करते थे। लेकिन आप आगे पढ़ लेंगे गिलूड़ सभ्यता थी राजसमंद, वहाँ पर मिट्टी की ईंटों को धूम में नहीं पकाया जाता, वह आग से पकाई जाती थी। लेकिन कालीबंगा और आठ सभ्यता उदयपुर दोनों ऐसी सभ्यता है जिसकी ईंटों को धूम में पकाकर प्रयोग करते थे, लेकिन गिलूड़ सभ्यता वहाँ पर ईंटों को आग में पकाती थी। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन है उसके अवशेष पतले और हल्के हैं, उसमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। यानी कालीबंगा में जो बर्तन मिले थे मिट्टी के वो पतले और हल्के भी हैं। बर्तन का रंग लाल है लेकिन काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं उस पर खींची हुई हैं। जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? तो कालीबंगा में मिले थे और कालीबंगा वर्तमान में गंगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। कालीबंगा में मिले शमशान घाट यानी कब्रिस्तान के यहाँ के निवासियों की शवदान पद्धतियों की जानकारी मिलती। साथ ही बच्चे के कंकाल की छिद्र मिले हैं जिसमें मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का प्रमाण मात्र है। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, हवनकुंड, लकड़ी की नाली, बेलन का मुहर हड़प्पा समय का विशिष्ट है। तो हम कालीबंगा के बारे में उत्खनन में क्या क्या सामग्री मिली थी? कालीबंगा में जो बर्तन मिले थे वह हल्के थे, पतले थे, लाल रंग के थे, उस पर रेखाएं खींची हुई थी। यहाँ पर बैलगाड़ी मिली, हवनकुंड मिली, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, लकड़ी की नाली मिली, बेलन का मुहर मिली थी। अब आती आठ सभ्यता। ये सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी के तट पर बने हैं। आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता माने जाते हैं। अब बच्चों कालीबंगा सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता तो 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी थी। वो वर्तमान में गंगा नदी पुराने समय में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित थी, लेकिन ये 4000 पुरानी है और ये उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे है। तो आप याद रखना आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे है, तो उसी आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे है, सिर्फ उदयपुर आपको याद रखना है। और कहाँ है? तो उदयपुर में है। नदी कौन सी? तो आहड़ नदी है, तो सभ्यता का नाम ही नदी के नाम पे पड़ा। लेकिन इसे मिट्टी का टीला भी कहते हैं क्योंकि ये टीले की निशी दबी प्राप्त होने के कारण इसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला भी कहते हैं। राजस्थान की किस संस्कृति को धूलकोट कहते हैं या मिट्टी का टीला कहते हैं? तो आठ सभ्यता को कहते हैं। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, ये उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, एस.टी. छाकल एक निर्देशन उत्खनन हुआ। अब इसकी खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की 1953 में, लेकिन उसके बाद उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल छाकलिया ने किया था। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज बसों 1952 में की थी। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी और उसका उत्खनन 1961-62 में बी लाल और बी के थापर ने किया था। लेकिन आठ सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के ठीक 1 साल बाद यानी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी और रतन चंद्र अग्रवाल और एस.डी. छाकलिया ने इसका उत्खनन कराया था। इस सभ्यता के लोग मकान बनाए धूप से पके ईंटों का, ये पत्थरों का प्रयोग करते थे। वही कालीबंगा सभ्यता की सेम स्थिति है, ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग करते थे। आर्ट के लोग अपने मृत को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो उसकी मृत्यु के बाद जीवित की अवधारणा का समर्थ होने का प्रमाण है।
लेकिन ये एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि आठ के लोग थे, जब उसकी मृत्यु हो जाती थी, जब उसको शमशान घाट में जब उसको दफनाते थे तो उसे आभूषणों के साथ दफनाते थे, वापिस नहीं लाते थे। ये एक बात, ये एकमात्र सभ्यता है मेरे अनुसार तो जिसके जिसमें मृतक को उसके आभूषणों के साथ तो दफनाते थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति प्रमुख केंद्र सिद्ध कर दे। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। ताम्रवती नगरी, आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो ये तांबे के औजार उपकरण अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया था। ये भी याद रखना है। अब रेड टोक था उसे तो टाटा नगर कहते हैं क्योंकि वहाँ सर्वाधिक लोहा मिला था, लेकिन आठ सभ्यता उसे ताम्रवती नगरी कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा तांबे के औजार और उपकरण मिले थे। और यहीं पर आठ सभ्यता में रंगाई सफाई का व्यवसाय भी होता था। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या होता था, रंगाई सफाई का व्यवसाय होता था, आठ सभ्यता होता है। अब आठ सभ्यता उदयपुर में स्थित है, आठ नदी के किनारे स्थित है। इसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला भी कहते हैं, या धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। आहड़ के अपने लोग अपने मृतकों को गेंद व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो मृत्यु के बाद उसके जीवन का साक्षी थे यानी गवाह थी। मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन भी मिले थे। ये सभ्यत आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तांबे के औजार उपकरण मिले थे, इसलिए इसका नाम ताम्रवर्ती रखा गया था बच्चों। और इसे रंगाई सफाई व्यवसाय के लिए अनुमान लगाया जाता है। अब बच्चों इतना याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। गिलुड़ सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित गिलुड़ कस्बे में बनास नदी के तट पर दो टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आठ संस्कृति जुड़ी ये सभ्यता प्रकाशमाई, जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। गिलुड़ सभ्यता राजसमंद जिले में है और बनास नदी के गिलुड़ कस्बे में राजसमंद जिले के गिलुड़ गांव की होने के कारण इसे गिलुड़ सभ्यता कहते हैं, और ये बनास नदी के तट पर है, तो इसलिए इसे बनास संस्कृति भी नाम से जाना जाता है। यानी आठ सभ्यता यानी आठ नदी के किनारे थी, तो ये गिलुड़ सभ्यता भी गिलुड़ गांव में है, लेकिन बनास नदी के तट पर, इसलिए इस बनास संस्कृति कहते हैं। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन या उत्खनन किया था। तत्पश्चात 1998 ईस्वी से 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे वे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गैंगरी पोसल के निर्देशन या उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्र युगी सभ्यता अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 70 ईस्वी पूर्व तय किया था। अब गिलुड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, तो गिलुड़ सभ्यता तो राजसमंद जिले की गिलुड़ कस्बे में बनास नदी के पर स्थित है, और इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि बनास नदी के किनारे स्थित है ये। लेकिन आठ सभ्यता उदयपुर से जुड़ी हुई है। गिलुड़ से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पासीदार, भूरे, लाल और काले सेतरी मर्दबान मिले। ये 5 प्रकार मिट्टी के खिलौने मिले थे। लेकिन आग में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि गिलुड़ में इसका प्रसिद्ध उपयोग होता था। ये देखिए, कालीबंगा और आठ सभ्यता में ईंटों को धूम में पकाकर प्रयोग करते थे, लेकिन गिलुड़ सभ्यता में ये आ गया कि ईंटों को आग में पकाकर प्रयोग करते थे। एकमात्र सभ्यता ये होगी जहाँ ईंटों को आग में पकाकर प्रयोग करते थे। लेकिन कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ और आठ सभ्यता उदयपुर में ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग करते थे। अब आगे है हमारी बांगूर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बांगूर में कोठारी नदी के तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1966 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया था। ये भीलवाड़ा जिले में है, बांगूर समिति भीलवाड़ा जिले में है, और इसका वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। 1966 से 1970 ईस्वी उत्खनन हुआ था। उत्खनन के दौरान यह प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। बांगोर में तांबे के उपकरण प्राप्त भी हुए थे, और तांबे के उपकरण आठ सभ्यता में हुए थे, लेकिन वह सर्वाधिक होने के कारण उसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं आठ सभ्यता को। लेकिन बागोर में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें सेद वाली सुइया सबसे महत्वपूर्ण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस सभ्यता में है सेद वाली सुई मिली थी, वो बांगोर सभ्यता भीलवाड़ा में मिली थी। यह से कृषि व पशुपालन के प्रश्न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छो तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो हनुमानगढ़ में मिले थे, कालीबंगा सभ्यता में। लेकिन कृषि व पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे, बागुर सभ्यता में मिले थे। लेकिन सुई कहाँ मिली थी, वो भी बागुर सभ्यता में मिली थी। ये आपको मन को यानी दिमाग को थोड़ा अटैक करने वाले सवाल हैं, कृपया सोच समझ कर ध्यान रखें। यानी किस सभ्यता
में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे तो कालीबंगा में हनुमानगढ़ सभ्यता में मिली थी। लेकिन किस सभ्यता में ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं? आर्य सभ्यता को कहते हैं। किस सभ्यता को धूलकोट यानी मिट्टी का टीला कहते हैं? आर्य सभ्यता को कहते हैं। किस सभ्यता के लोग ईंटों को आग में पकाकर प्रयोग करते थे? गीलुड़ सभ्यता राजसमंद में करते थे। लेकिन किस सभ्यता में सुई सेद वाली सुई मिली थी और कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले थे? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में मिली थी। यानी कि कृषि के साथ पशुपालन भी बागोर सभ्यता के लोग करते थे। अगली अपनी सभ्यता है गणेश सभ्यता। ये महत्वपूर्ण सभ्यता है। ये गणेश सभ्यता नीम कथानक सीकर में है। ये कांत नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युग संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन से यह 1800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्र युगीन सभ्यता में प्राचीन सिद्ध करते हैं। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कर्पस वर्णी मर्दपाट भी कहते हैं। ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता भारत की ताम्र सभ्यता को जननी माना जाता है। अब बच्चों बताओ तो कौन सी राजस्थान की कौन सी सभ्यता को ताम्र नगरी कहते हैं? बताओ बताओ। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं? जल्दी बताओ। जी हाँ, राजस्थान की आड़ सभ्यता यानी आड़ नदी के किनारे उदयपुर को ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं। लेकिन राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र सभ्यता को जननी यानी उसकी माताएं कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर को कहते हैं। अब यहाँ से तांबा हड़प्पा वो मोहनजोदड़ो में भेजा जाता है। देखो ये मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जी दोनों सभ्यता ये पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ से राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना से भी तांबा था वो पाकिस्तान भेजा जाता था हड़प्पा वो मोहनजोदड़ो में। ये तो बच्चों थी राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता। अब ये आगे एक बार फिर से हम रिविजन कर लें ताकि आप कभी भूले नहीं या मुख्य रूप से पढ़ लें। तो अब सभ्यता मुख्य कालीबंगा सभ्यता बढ़ते हैं तो कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वर्तमान की गंगा नदी के किनारे है। पुराने समय में सरस्वती और दरस्वती नदी के किनारे थी। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन उसका उत्खनन 1961 से 1962 ईस्वी में बीबी लाल और बी की थापा ने करवाया था। यहाँ पर इसका नाम मिली काली सूढ़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग करते थे। यह नगर सुव्यवस्थित रूप से था। अब बात की बाद में आता है आड़ सभ्यता। ये उदयपुर शहर के पास बहने वाली आड़ नदी के किनारे स्थित है। ये 4000 वर्ष पुरानी है। इसे धूलकोट यानी मिट्टी का टीला भी कहते हैं। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। लेकिन इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल SD सांकलिया ने करवाया था। यहाँ पर भी लोग मकान बनाने में धूम से पकाई ईंटों का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के तहत। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति मर जाता था उसको अब उस साथ ही दफनाते थे ताकि उसकी जीवन की अवधारणा का समर्थन प्राप्त हो सके, ऐसी मान्यता थी। और यहाँ पर रंगाई संगाई का व्यवसाय भी था तो आड़ सभ्यता में था। और आड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। गीलुड़ सभ्यता तो गीलुड़ सभ्यता राजसमंद जिले में गीलुड़ गांव में है और बनास नदी के किनारे स्थित है। ये आड़ सभ्यता से जुड़ी हुई है इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनारस नहीं, बनास संस्कृति। बनारस तो उत्तर प्रदेश में है यानी काशी कहते हैं भोलेनाथ की नगरी। लेकिन ये बनास है, बनास राजसमंद जिले में स्थित है। 1957-58 ईस्वी बीबी लाल के नेतृत्व में ये उत्खनन हुआ था यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर गिलोड़ में सभ्यता को ईंटों को धूप में पकाकर नहीं आग में पकाकर प्रयोग करते थे। अब बागोर सभ्यता ये भीलवाड़ा जिले में है। बागोर के कोठार नदी के तट पर है और VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी से उत्खनन किया था। अब गणेश्वर सभ्यता ये सभी संस्कृतियाँ ताम्रवर्ती नगरी की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा था वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में भी भेजते थे। ये गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। यह रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देश ये उत्खनन हुआ था। इसे संस्कृत
ताम्रवती संस्कृति की जननी माना जाता है और इसका तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भेज दी। लेकिन अब कुछ छोटी मोटी सभ्यताएं जैसे भीनमाल जालोर में है, यहाँ पर रोमन एपोरा सूरापात्र यूनानी सुई भी मिली थी। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। अब भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। ताम्रवर्ती नगरी आहड़ को कहते हैं, लेकिन ताम्रवर्ती नगरी की जननी गणेश सभ्यता नींव को थाना कहते हैं। राजस्थान का टाटा नगर रेड टोक को कहते हैं। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी था। उसी प्रकार इस वाल उदयपुर में भी प्राग ऐतिहासिक संबित काल के प्रमाण मिले हैं। अब छोटी मोटी सभ्यता जैसे बैराट जयपुर में है। भीम की डूंगरी महादेव जी की सभ्यता भी है। ये छोटी मोटी सभ्यता जैसे बालाथान उदयपुर में पूर्वीय निर्देशन उत्खनन हुआ और उत्खनन के दौरान ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई थी। इन महत्वपूर्ण सभ्यता अतिरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, बरौर गंगानगर में, ये तिलवाड़ा बाड़मेर, अब लेकिन अब वर्तमान में बालोतरा में, जोधपुर जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नूर भरतपुर में, नगर टोक में है। आदि प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन आज का हम इतनी संस्कृति बारे में पढ़ेंगे। उसका अगला वीडियो अगले वाला भाग हम अगले इसके इस अध्याय के आगे वाला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, बने रहिए, नमस्कार।